Hello everyone, welcome to part 11 of our MCQ discussion series. Let's start with today's first question. What is also known as lipid that is necessary for normal transport and utilization of other lipids, especially in the liver? Option A, plasmogens. Option B, cardiolipin. Option C, lecithin. Option D, cephalin. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा lecithin. Lecithin is a phospholipid present in cell membranes that aids in lipid transportation and fat emulsion. जो हमारा सेलुलर मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड ट्रांसपोर्टेशन में lecithin मदद करता है. lecithin हमें लिवर में मिल जाता है. और जो ऑप्शन ए में दिया है प्लाज्मोलोजेंस, ये हमें हार्ट, ब्रेन एंड मसल में मिल जाता है. ये ऑक्सीडेटिव डैमेज से ब्रेन, हार्ट और मसल को प्रोटेक्ट करता है. और जो हमारा कार्डियोलिपिन होता है ये भी एक फॉस्फोलिपिड ही होता है जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है. और जो सेफालिन होता है वो ब्रेन एंड नर्व मेम्ब्रेन को इंटीग्रिटी देता है और सिग्नलिंग में मदद करता है. चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the temperature used for autoclaving? इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था. कल हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये ऑटोक्लेविंग के रिगार्डिंग. इसका ऑप्शन तो आपको पता ही होगा. इसमें ऑप्शन दिया गया है. ऑप्शन ए 101 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 121 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 130 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 125 डिग्री सेल्सियस. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 121 डिग्री सेल्सियस. इस साइड में मैंने ये ऑटोक्लेव का डायग्राम शो किया है. इसमें हमारा थर्मोमीटर होता है, सेफ्टी वाल्व होता है, एयर रिमूवल वाल्व होता है और प्रेशर कंट्रोल वाल्व होता है. इसका भी क्वेश्चन आ सकता है कभी. और ये जो चार्ट है ये चार्ट मैंने कल भी दिया था, लेकिन आज ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड है ऑटोक्लेव के रिगार्डिंग. बाकी तो सेम ही है. जो हमारा अनरैप्ड आइटम्स होता है वो ऑटोक्लेविंग हम 121 डिग्री सेल्सियस 30 psi में करते हैं 3 मिनट तक. और जो लाइटली रैप्ड आइटम्स होता है उसको हम 132 डिग्री सेल्सियस में करते हैं 30 psi में फॉर 8 मिनट्स. और जो हमारा टोटली अनरैप्ड आइटम्स होता है उसको हम 132 डिग्री में 30 psi में फॉर 10 मिनट्स ऑटोक्लेविंग करते हैं. बाकी ये ड्राई हीट के बारे में हमने कल भी डिस्कस कर लिया था. चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. विच परगेटिव कॉज हाइपोकैलेमिया? इसमें ऑप्शन दिया गया है. ऑप्शन ए लिक्विड पैराफिन, ऑप्शन बी कैस्टर ऑयल, ऑप्शन सी डाल्कोलेक्स, ऑप्शन डी ऑस्मोटिक डायरेटिक्स. ये जो आरआरबी का क्वेश्चन था इसमें थोड़ा डिस्प्यूट आ गया था क्योंकि जो हमारा कैस्टर ऑयल है और जो हमारा ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है बोथ कैन कॉज हाइपोकैलेमिया. लेकिन इसका आंसर आरआरबी ने कैस्टर ऑयल दिया था. ये जो कैस्टर ऑयल है ये हम अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो ये पोटेशियम लेवल को डिक्रीज़ कर देता है और हाइपोकैलेमिया कॉज करता है. सिमिलरली हमारा ऑस्मोटिक परगेटिव्स जो होता है लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लैक्टोलोस और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो आता है वो भी हाइपोकैलेमिया कॉज कर सकता है. चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओवरऑल प्लान और ब्लूप्रिंट फॉर आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन इज कॉल्ड. ऑप्शन ए एनालिसिस, ऑप्शन बी हाइपोथेसिस, ऑप्शन डी रिसर्च डिज़ाइन, ऑप्शन डी सैंपल. ये क्वेश्चन देख के सम पीपल माइट थिंक दैट ये क्वेश्चन डायटिक्स में कहाँ से आ गया. एक्चुअली आप ये देखिए ये जो हमारा सिलेबस है डाइटिशियन का इसमें ये रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स करके भी आपका एक पोर्शन है. ये इम्पोर्टेंट पार्ट है. इससे भी लास्ट ईयर भी 2 या 3 क्वेश्चन आ गया था. हम लोग आज का लेक्चर में ही वो 2-3 क्वेश्चन कवर कर लेंगे. और इसके अलावा भी जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से जो आरआरबी में क्वेश्चन पहले भी आया था वो सब भी आज और कल 1-2 क्वेश्चन रह जाएगा वो हम कवर कर लेंगे. चलिए इसका आंसर देखते हैं. इसका आंसर होगा रिसर्च डिज़ाइन.
ये जो हमारा एनालिसिस होता है, एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द डाटा। एनालिसिस से हम डाटा इंटरप्रेट करते हैं। और जो हाइपोथेसिस है ये प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन होता है। सपोज आप किसी टॉपिक के रिगार्डिंग रिसर्च करना चाहते हैं तो उसमें आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। ये आपका प्रेडिक्शन होगा कि हमारा रिसर्च इस डायरेक्शन में जाने वाला है। ये आपको पता होगा ऑलरेडी, आपने अगर एमएससी डायरेक्ट्स किया है, लेकिन ये पीजी डिप्लोमा में तो ऐसे तो नहीं आएगा, तो हम लोगों को ये थोड़ा देखना होगा। और ये पर्सन बहुत लोगों को टफ भी लगता है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स वाला पोर्शन होता है हमारा मास्टर्स में भी। इसलिए इसका हम ओनली रिलेवेंट पोर्शन ही देखने वाले हैं। वैसे तो ये सब्जेक्ट ऐसे बहुत बड़ा है, तो हम लोग एज पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके हिसाब से ही हम इसको देखेंगे। जो हमारा यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन है, रिसर्च डिज़ाइन ये जो दिया हुआ है ये एज ए ब्लूप्रिंट काम करता है और रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करने में भी मदद करता है। और जो सैम्पल होता है, सैम्पल तो आपको पता होगा, जो सबसेट है, जो पॉपुलेशन स्टडी हम कर रहे हैं उसका सबसेट को हम सैम्पल बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए रिसर्च, ऑप्शन बी टाइप 1 एरर, ऑप्शन सी कोरिलेशन, ऑप्शन डी हाइपोथेसिस। का करेक्ट ऑप्शन होगा कोरिलेशन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ये जस्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के भी इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे। और जो हमारा रिसर्च है, रिसर्च एक सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन होता है टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स। और जो टाइप 1 एरर है वो इनकरेक्टली रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस होता है। और जो हमारा नल हाइपोथेसिस है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो नल हाइपोथेसिस होता है, दिस एज्यूम्स नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसका ऑप्शन दिया गया है कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन सी क्लस्टर सैम्पलिंग, ऑप्शन डी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोटा सैम्पलिंग। ये जो हमारा कोटा सैम्पलिंग होता है इट इज़ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कोटास। और जो हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है उसमें हमें स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मिलता है। इट डिवाइड्स पॉपुलेशन इनटू स्ट्रेटा एंड सैंपल्स रैंडमली फ्रॉम इट्स। ये आपने मास्टर्स में डिसर्टेशन करने के समय भी आई थिंक किया होगा। ये सब हम जनरली फील्ड स्टडी में एम्प्लॉय करते हैं। और जो हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग है इट डिवाइड्स पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर्स, और जो होल क्लस्टर है उसमें से हम रैंडमली सैम्पलिंग करते हैं। और जो हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होता है इसमें हम इंडिविजुअल्स को सिलेक्टिवली चूज़ करते हैं सैम्पलिंग के लिए। ये मैंने सैम्पलिंग का मेथड आपको यहाँ पे दिया है ये फ्लो चार्ट में। सैम्पलिंग 2 टाइप्स का होता है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आपको मिल जाएगा, जो हम बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं। मैक्सिमम हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट्स में हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही करते हैं। और अदर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। और जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है ये हमारा जजमेंट सैम्पलिंग होता है और कोटा सैम्पलिंग होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए हिस्ट्रिकल रिसर्च, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन सी थियोरेटिकल रिसर्च, ऑप्शन डी एम्पिरिकल रिसर्च। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है एम्पिरिकल रिसर्च है, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। जो ऑब्जर्वेशन हमें जनरली एक्सपेरिमेंट्स के बाद मिलता है। और जो आपका थियोरेटिकल रिसर्च है ये हम लॉजिक के बेसिस पे करते हैं। और जो हमारा हिस्ट्रिकल रिसर्च है ये पास्ट इवेंट और ट्रेंड्स के बेसिस पे होता है। और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वो हम कंट्रोल टेस्ट वेरिएबल के हिसाब से करते हैं। जनरली हमारा डायटिक्स वाला मैक्सिमम रिसर्च ऐसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही होता है।
मैंने इस स्लाइड में दूसरा टाइप का रिसर्च भी ऐड किया है, आप इसको अच्छे से एक बार ग्रो थ्रू कर सकते हैं, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। इसका रिसर्च का हमारा टाइप से क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, मिक्स मेथड रिसर्च होता है, क्रॉस सेक्शनल होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, केस कंट्रोल स्टडी रिसर्च होता है, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च होता है, मेटा एनालिसिस होता है, सर्वे एंड क्वेश्चनियर बेसिस पे भी रिसर्च होता है, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्शन रिसर्च भी होता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉमिनल वेरिएबल्स आर ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए कैटेगोरिकल वेरिएबल, ऑप्शन बी ऑर्डिनल वेरिएबल, ऑप्शन सी कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल, ऑप्शन डी डिस्क्रीट वेरिएबल। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कैटेगोरिकल वेरिएबल। ये जो हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है, इसको ही हम नॉमिनल वेरिएबल भी बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स डिस्टिंक्ट कैटेगरीज और लेवल्स विदाउट एनी ऑर्डर। और जो हमारा ऑर्डिनल वेरिएबल है, इट हैज़ कैटेगरीज विद डिफाइंड बॉर्डर्स बट नो कंसिस्टेंट इंटरवल बिटवीन देम। और जो हमारा कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल है, इट इन्फ्लुएंस बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, पोटेंशियली गिव मिसलीडिंग रिजल्ट्स। और जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है, इट रिप्रेजेंट्स काउंटेबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफन इंटीजर्स। मतलब जो हमारा नंबर्स और डाटा और फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स का ये फ्लो चार्ट भी दिया है। वेरिएबल्स टू टाइप का होता है, एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। जो क्वालिटेटिव होता है उसमें भी हमारा तीन टाइप्स का होता है वेरिएबल्स। एक होता है नॉमिनल, एक है ऑर्डिनल और एक है बाइनरी। और बाकी जो नॉमिनल वेरिएबल है, ये जैसे जेंडर, रेस, ये सब को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा ऑर्डिनल वेरिएबल है, ये जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, ये सब को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा बाइनरी वेरिएबल है, या ट्रू और फॉल्स या फिर येस और नो जो होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है, उसमें भी हमारा दो टाइप का वेरिएबल होता है, एक डिस्क्रीट होता है और दूसरा कॉन्टिन्यूअस होता है। जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, दैट इज एट्रीब्यूटेड बाय डाटा। इसका एग्जांपल है जैसे एक हमारा शॉप में सेल कितना हुआ है, या फिर एक शिपमेंट में कितना पार्ट्स डैमेज हुआ है, वो सब हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल से एनालाइज कर सकते हैं। और जो हमारा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स है, जैसे हो गया हमारा लेंथ, साइज एक्सेट्रा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which assessment method will be used after the client has been discarded? इसमें ऑप्शन दिया गया है concurrent evaluation, ऑप्शन बी ऑडिटिंग, ऑप्शन सी रेट्रोस्पेक्टिव इवेल्युएशन, ऑप्शन डी क्वालिटी एश्योरेंस। ये भी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आप जस्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के भी इसका आंसर दे पाएंगे। इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप, आफ्टर क्लाइंट हैज़ बीन डिस्चार्ज। क्लाइंट को डिस्चार्ज करने के बाद जो इवैल्यूएशन होगा, वो तो ऐसे भी रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन ही होगा। और जो हमारा कॉन्करेंट इवैल्यूएशन है, ये हम साथ ही साथ करते हैं व्हेन पेशेंट इज स्टिल रिसीविंग द ट्रीटमेंट। और जो हमारा ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग तो आप जानते ही होंगे, ये सिस्टेमिक रिव्यू है रिकॉर्ड्स और प्रोसेसेस का, जो हमें क्वालिटी कंट्रोल और कंप्लायंस में इनपुट देता है। और जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस है, दिस इज़ द ऑनगोइंग प्रोसेस टू एंश्योर सर्विस मीट डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। ये भी क्वालिटी कंट्रोल का ही एक पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is the research method that combines both longitudinal design and cross-sectional design? इसका ऑप्शन दिया गया है कन्वर्जेंस डिज़ाइन, ऑप्शन बी दिया है डाइवर्जेंस डिज़ाइन, ऑप्शन सी दिया है एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन, ऑप्शन डी दिया है एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कन्वर्जेंस डिज़ाइन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप जस्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ही इसका आंसर दे पाएंगे। तो आपको इतना स्ट्रेस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है कि बायोस्टैटिक्स बहुत ही टफ है, इसका क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या होगा। जस्ट
आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आपको आंसर ऐसे मिल जाएगा आराम से। हमने रिसर्च डिज़ाइन का भी टाइप्स दिया है, 2 टाइप्स का होता है, एक एक्सपेरिमेंटल होता है, एक कोरिलेशनल होता है। एक्सपेरिमेंटल में हम रैंडम सब्जेक्ट्स को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं और उसमें एक 2 एक्सपेरिमेंट होता है और एक क्वासी एक्सपेरिमेंट होता है रेफरेंस के लिए। और जो हमारा नॉन कोरिलेशनल रिसर्च है उसमें हम जस्ट डाटा कलेक्ट करते हैं मोर देन 1 पॉइंट्स, मतलब हमारा डाटा कम से कम 2 बार कलेक्ट करना ही होता है इसमें। ये भी नॉर्मली 2 टाइप का हो सकता है। एक तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल हो गया। लॉन्गिट्यूडनल में हम जनरली लॉन्ग टर्म तक स्टडी करते हैं, इसको हम केस स्टडी भी बोलते हैं। इट इज़ जनरली फुल्ली फोकस्ड ऑन वन थिंग एंड it has the disadvantage of high mortality and attrition rate, but it also has advantage like the results are more reliable than cross sectional short term research। जो हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है ये हॉरिजॉन्टल रिसर्च होता है, ये जनरली शॉर्ट टर्म स्टडी होता है। इसके अलावा भी एक इथानो मेथोडोलॉजिकल स्टडी भी होता है जो एक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, जिसे हम जनरली सोशल रिसर्च, सोशल ऑर्डर का जो रिसर्च होता है जनरली आर्ट्स में आता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में डाल देता है तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में ये काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।